नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इराक के बारे में। देखो, जब हम पर्शियन गल्फ की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का नाम सुनते हैं, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो गया, चाहे वो बहरीन हो गया, चाहे वो कतर हो गया, हम हमेशा देखते हैं एक पिक्चर हमारे सामने क्रिएट होती है कि लग्जरी की, लाइफस्टाइल की और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों की। बट वहीं जब इराक का नाम हमारे सामने आता है तो हमारे सामने वो एक पिक्चर आती है जहां पर लोग गन्स पकड़े हुए हैं, आपस में सिविल वॉर हो रहे हैं, जहां पर टूटी फूटी इमारतें हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है इराक का कि पर्शियन गल्फ की बाकी सारी कंट्रीज इतनी प्रॉस्पेरस हैं और इराक की हालत आज इतनी ज्यादा खराब है? तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर इराक की समस्या क्या है और वहां के हालात इतने ज्यादा खराब क्यों हैं, क्या वो कारण है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है द आईएसएफ टीम की तरफ से दैट द आईएसएफ टीम हैज लॉन्च्ड इस अचीवर्स बैच। और इस अचीवर्स बैच के अंडर में 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। ये पूरा बैच एमके सरन टीम की गाइडेंस में चलेगा और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बैच है। आपको इस बैच के अंदर में 60% तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक दे दिया है, आप उस पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिया सब टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ अगर आपको इराक की थोड़ी सी समस्या समझनी है तो पहले आप देखिए कि आखिर इराक के असल में हालात क्या हैं। अगर आप पर्शियन गल्फ की मोस्टली कंट्रीज देखोगे, जैसे सऊदी अरेबिया को देखोगे, तो सऊदी अरेबिया की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो $20,000 है। वहीं कुवैत की $32,000 है। वहीं बहरीन की $23,000 है। यूएई की $43,000 है और कतर की $50,000 है। बट वहीं आप अगर इराक की पर कैपिटा जीडीपी देखोगे तो वो सिर्फ $4,000 है। अगर आप फैक्ट्स की बात करो तो इराक में दुनिया का 5th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स मिलता है और इराक के अंदर ही, और इराक दुनिया का 5th लार्जेस्ट ऑयल मैन्युफैक्चरर भी है। अब 5th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स मिलने के बाद भी, 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर होने के बाद भी पर्शियन गल्फ की ये कंट्री, आखिर इसकी पर कैपिटा जीडीपी इतनी कम क्यों है? आखिर हालात इसके इतने ज्यादा खराब क्यों है? ये एक सवाल सामने आता है हमारे। अब इसी सवाल को अगर हमें समझना है थोड़ा सा कि आखिर ऐसा है क्यों, तो थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। और अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाओगे तो वहां आपको ये दो नदियां मिलेंगी, एक यूफ्रेट्स और ये टिग्रिस। ये दो पुरानी, बहुत पुरानी नदियां हैं जो कि इराक के बीचों बीच से गुजरती थी। अब जब इराक के बीचों बीच से ये नदियां गुजरती थी तो बावजूद इसके कि इराक का मोस्टली पार्ट जो आप देखोगे वेस्ट वाला पार्ट है वो डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट यहाँ पे पाया जाता है, डेजर्ट वाला एरिया है पूरा। बट फिर भी इसका ये वाला जो हिस्सा था, मोस्टली ये वाला जो जोन था इराक का, वो काफी ज्यादा फार्म लैंड था, काफी कल्टिवेबल लैंड था और इसीलिए दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस यहाँ पर आकर के रहती थी। और इसीलिए उस टाइम पर, पुराने जमाने में, इराक काफी प्रॉस्पेरस एक प्रोविंस था। बट अगर आप अब इसके बाद जाओगे जहां पर हम 19वीं सेंचुरी देखेंगे ऑटोमन एम्पायर के समय में, तो ऑटोमन एम्पायर के समय में ये वाला जो ग्रे वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना मैप में, ये पूरा ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, जहां पर इराक, सीरिया, ये पूरा ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ये एरिया हुआ करता था, यमन तक का। ये यमन जो है ना, आज के टाइम का यमन है, उसको दो हिस्सों में आप तोड़ लो तो ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है वो ऑटोमन एम्पायर के हिस्से में हुआ करता था, ये सारा पार्ट। अब जब ये सब ऑटोमन एम्पायर के हिस्से में था तो नीचे वाला जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूं छोटा सा, ये है कुवैत। और कुवैत ना उस समय इंडिपेंडेंट प्रोविंस हुआ करता था, बासरा के अंदर में आता था और इसको कंट्रोल करती थी ब्रिटिश, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो ब्रिटिश के प्रोटेक्टरेट थे, यानी कि ब्रिटिश के बनाए बैठाए हुए राजा थे, और इसीलिए इसको ब्रिटिश वाला पार्ट माना जाता था। और आप देखोगे मोस्टली कोस्ट का पूरा एरिया जो है, कोस्ट लाइन जो है, वो पूरा ब्रिटिश होल्ड करती थी, क्योंकि ब्रिटिश की नेवी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी उस समय पर, तो ब्रिटिश होल्ड करती थी। अब ये ना थिक वर्ल्ड वॉर पहले का मैप है। अब इसके बाद ठीक ये 1913 या 12 का मैप है, और उसके बाद ठीक आपको पता है कि 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया था। अब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ तो इसमें ऑटोमन एम्पायर की जाहिर सी बात है हार हो जाती है 1918 में, और धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर का जो पूरा प्रोविंस है वो ये पावर, जैसे ब्रिटिशर्स, जैसे फ्रेंच, ये सब आपस में बांट लेते हैं, हम सबको पता है ये। तो फाइनली ये वाला जो पूरा इराक वाला पार्ट है ये भी पूरा टूट गया ऑटोमन एम्पायर का। और टूटने के बाद इसका डिवीजन जो आप देखोगे वो कुछ इस प्रकार से हुआ, यानी कि सीरिया वाला हिस्सा जो था वो फ्रेंच ने ले लिया और इराक वाला हिस्सा ब्रिटिश के अंडर में आ गया। और इराक में भी जो कुवैत वाला नीचे वाला हिस्सा था उसको भी अलग कर दिया गया। वो कुवैत वाला हिस्सा भी पहले पूरा एक इराक बनाया था, लेकिन कुवैत वाले हिस्से को भी अलग कर दिया गया और कुवैत जो है उसको अलग किया, इराक को अलग किया, सीरिया को अलग किया। सीरिया जो है वो फ्रेंच ने ले लिया और ये ब्रिटिशर्स ने रखा। अब इसके बाद ऑयल की एक्सप्लोरेशन शुरू होती है इराक के अंदर में। 1925 में शायद ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनी वहां सेटअप की थी, जिसके बाद ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। अब ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, बाद में ब्रिटिशर्स वहां से चले गए, लेकिन जो आप देखोगे ना डिस्ट्रीब्यूशन जो इन्होंने किया पूरे लैंड का इराक के अंदर में, वो एक पहला कारण बना जिसकी वजह से इराक जो है वो हमेशा परेशान रहता है। अब जो ये ऊपर का रेड वाला एरिया है ये सुन्नी कुर्द एरिया है, जहां पर सुन्नी कुर्द कम्युनिटीज रहती हैं। नीचे वाला आपको जो एरिया दिख रहा है ग्रीन वाला, यहां पर आपको शिया अरब कम्युनिटी मिलेगी। और जो येलो वाला एरिया है ये मोस्टली डेजर्ट एरिया है और यहां पर आपको मोस्टली सुन्नी अरब कम्युनिटी मिलेगी। अब देखो कितना अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है इराक का। अब ये ब्लैक वाले जो स्पॉट्स देख रहे हो ना, एक्चुअल में ये ऑयल फील्ड्स हैं।
अब देखो, अब मोस्टली ऑयल फील्ड्स कौन से एरिया में है? मोस्टली ऑयल फील्ड्स जो हैं वो शिया अरब के पास हैं और सुन्नी कुर्द कम्युनिटी के पास हैं। वहीं जो सुन्नी अरब कम्युनिटी है उसके पास ज्यादा ना ऑयल फील्ड्स हैं ना ज्यादा रिसोर्सेस हैं, और इसी वजह से इन वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली डेजर्ट है और ऑयल फील्ड जब है नहीं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो हुआ नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो आकर के यहीं सेटअप होती हैं। तो सबसे पहली दिक्कत इराक की यही है कि ये सारी कम्युनिटीज आपस में लड़ती हैं, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो बहुत ज्यादा अनइवन है। अब क्या है, पहली दिक्कत तो ये हो गई, और इसीलिए आप देखोगे इराक हमेशा सिविल वॉर में रहता है। दूसरी समस्या जो है इराक की, वो इराक की कोस्ट लाइन है। अब जब ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कुवैत जब अलग कर दिया गया तो इराक के पास मोस्टली कितना कोस्ट लाइन बचा? इराक के पास सिर्फ ये वाला एरिया बचा कोस्ट लाइन का। ये बहुत कम एरिया है, यानी कि समझ लो आप 58 किलोमीटर का एरिया है ये बस। अब जब कोस्ट लाइन इतनी कम है, दैट मीन्स आप समझ लो कोस्ट लाइन है ही नहीं इनके पास। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज इनके पास बचते हैं। ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑयल एक्सप्लोर तो कर लोगे आप, निकाल तो लोगे तेल, भेजोगे कैसे? ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करोगे ऑयल को? उसके लिए तो आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चाहिए। तो अब ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इराक के अंदर में लड़ाई रहती है। यहाँ से एक जो कुर्द वाला एरिया है, सुन्नी कुर्द वाला, ये यहाँ से एक पाइपलाइन निकलती है जो कि टर्की से कनेक्ट करती है, और इस पाइपलाइन को पूरा ज्यादा इस पे कंट्रोल जो है वो सुन्नी कुर्द कम्युनिटी का है, क्योंकि सुन्नी कुर्द कम्युनिटी वहां पर गवर्नमेंट में भी काफी ज्यादा एक्टिव है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे जो डेजर्ट वाला एरिया है, वहां से जो हाईवे निकलते हैं वो पूरा कौन कंट्रोल करता है? वो सुन्नी अरब्स कंट्रोल करते हैं। अब इसी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के आपस में ये तीनों कम्युनिटीज और ज्यादा लड़ती हैं। तो दूसरी समस्या इनकी ये है कि इनके पास ना मात्र के बराबर कोस्ट लाइन है, और इसीलिए डेस्परेट रहती है इराक इतना ज्यादा एक्सपोर्ट्स के लिए कि कुवैत वाले एरिया को इन्होंने सद्दाम हुसैन के अंडर में अटैक किया था, इसी डेस्परेशन में कि अगर हम कुवैत पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि इराकीज ऐसा मानते हैं कुवैत जो था वो इराक का ही पार्ट था, तो अगर कुवैत पर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो हमारी कोस्ट लाइन काफी लंबी हो जाएगी, कई सारे हम पोर्ट्स बना पाएंगे जहां पर शिप्स आकर के डॉक हो पाएंगी। अब अगर आप तीसरी समस्या समझोगे तो वो खुद इराक की रिवर्स हैं, यानी कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स हैं। अब जैसे डिवीजन हुआ ना इराक का, जो पहले सिविलाइजेशन के टाइम पर था, तो ये दोनों नदियां पूरा वो इराक का पार्ट था। अब जब डिवीजन कर दिया ब्रिटिशर्स ने इतना अनइवन तरीके से, तो नदियों का भी डिवीजन हो गया एक तरीके से। अब ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी की प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों नदी जो है वो इराक के अंदर ओरिजिनेट नहीं होती हैं, बल्कि इराक के बाहर ओरिजिनेट होती हैं। यूफ्रेट्स नदी ओरिजिनेट होती है टर्की में, और टिग्रिस नदी जो है उसको अपना मोस्ट ऑफ द पानी ट्रिब्यूटरीज से मिलता है, और ये ट्रिब्यूटरीज जो है वो ईरान में शुरू होती हैं। जिस इराक में दो इतनी प्रमुख नदी यानी यूफ्रेट्स और टिग्रिस हैं, उस इराक में पीने को पानी नहीं होता। उस इराक में बहुत लिमिटेड पानी है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण सिंपल है कि इन कंट्रीज ने क्या किया है, यानी कि टर्की इतनी बड़ी कंट्री ने यूफ्रेट्स पर, मेन रिवर पर 14 से ज्यादा डैम बना रखे हैं। मोस्टली ये वाला जो डैम आपको दिख रहा है, इस डैम का नाम है कुर्द डैम, और ये डैम इतना बड़ा है, इसका रिजर्वायर इतना बड़ा है कि उसको 1 महीना लगता है पूरा भरने में। आप समझ लो कितना ज्यादा पानी ये अकेला डैम होल्ड करता होगा। और इसी मुख्य रिवर पर इसने 14 से ज्यादा डैम बना रखे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पानी टर्की जो है वो वहीं पर रोक लेता है, और नीचे जब ये सीरिया में आती है तो सीरिया ने भी इस पर 4-5 डैम बना रखे हैं। तो ऑलमोस्ट 90% वाटर यहीं पर एग्जॉस्ट हो जाता है, और सिर्फ 10% वाटर जाता है इराक के अंदर, और इसीलिए इराक का हाल इतना ज्यादा बुरा है। वहीं दूसरी तरफ जो टिग्रिस नदी है, वहां पर आप देखोगे तो वहां पर ईरान ने उसकी ट्रिब्यूटरीज पर डैम बना रखे हैं, जहां से उसको मोस्ट ऑफ द पानी मिलता है, और इसीलिए टिग्रिस नदी में पानी पहुंच नहीं पाता है, और वहां पर भी, वहां से भी बहुत कम डैम, बहुत कम पानी जो है वो इराक के अंदर आ पाता है। और इसीलिए इराक में जहां पर इतनी दो प्रमुख नदियां बह रही हैं, वहां के लैंड की हालत बहुत खराब है, पानी की बहुत समस्या है। तो ये एक समस्या और इराक के सामने खड़ी हो जाती है, जो कि पानी की है, और पानी के डेस्परेशन में ही इराक जो है एक बार सद्दाम हुसैन के रेन के अंडर ही ईरान से भी युद्ध कर चुका है। और इसीलिए इराक डेस्परेशन में हमेशा युद्ध के मूड में रहता है, क्योंकि इंटरनल सिविल वॉर तो है ही, लेकिन बाहर की भी, ज्योग्राफी की भी समस्या काफी ज्यादा है इराक के अंदर में। अब अगर आप बात करोगे, इसकी वजह से एक और समस्या है क्लाइमेट चेंज की। एक तो लिमिटेड पानी पहुंच रहा है इराक के अंदर में, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इतना राइज हो चुका है कि इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है वहां पर। अब एक तो लिमिटेड पानी, ऊपर से इवेपोरेशन, और इन दोनों की समस्या की वजह से जो पानी का फ्लो है वो बहुत कम है वहां पे, और इसकी वजह से जो गार्बेज है, जो गंदगियां हैं, वो वहां पर जम जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बीमारी होती है। और ये गंदगी जो है, इसकी वजह से लोगों में बीमारी तो फैल ही रही है, प्लस पानी का फ्लो इतना कम है कि इससे आप कुछ यूज नहीं कर सकते इस पानी को, इससे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट नहीं कर सकते। मतलब बहुत समस्या है इराक के अंदर में पानी की। तो ये 3-4 प्रमुख समस्याओं की वजह से इराक हमेशा डेस्परेट रहता है और दूसरी कंट्रीज से वॉर करता रहता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इराक की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।